मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने भूगोल और भौतिक भूगोल क्या है, ब्रह्मांड, गैलेक्सी, सौरमंडल क्या हैं, कैसे बने हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी एक ग्रह के रूप में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूगर्भिक कालमाप, अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं और उसकी विशेषता, समय क्षेत्र, प्रामाणिक समय वगैरह, फिर वैगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, कोबर का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक, समस्थिति का सिद्धांत, पर्वत निर्माणकारी हलचल घटनाओं के बारे में बताया, ज्वालामुखी, भूकंप के बारे में और चट्टानों के बारे में। इसके अलावा मैं एयर मासेस, एयर प्रेशर, एयर विंड, जो लेक्चर्स मेरे डिलीट हो गए उनमें से ये और थे। तो इस तरह से अब तक बच्चों केवल 17 चैप्टर्स कर पाई हूँ मैं फर्स्ट ईयर के। और आप कितने यूट्यूब से जुड़े हैं ये मुझे नहीं मालूम। मैंने जानबूझ के बच्चों एक चैप्टर आपका बीच में छोड़ा है। कोबर का सिद्धांत के बाद मैंने और दूसरे सिद्धांत नहीं कराए, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि 40% सिलेबस कम होगा। तो मैंने एक यूनिट में से सारे चैप्टर कराए, सिर्फ आधा चैप्टर छोड़कर। अभी हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो गई है। आज मैं सेकंड यूनिट का जो ये भूसंचलन है आपका, फोर्सेस अफेक्टिंग द अर्थ क्रस्ट, ये भी बोल सकते हैं इसको, और दूसरे रूप में हम इसको बोलते हैं अर्थ मूवमेंट्स, MOVE, मूवमेंट्स, भूसंचलन। तो आज मैं इस चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगी बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर भी ऐसा है जिसमें मैं आपके बहुत सारी चीज़ें समझा चुकी हूँ। मैं आपको क्रस्ट, टाइप ऑफ रॉक्स, उनकी संरचना, उनके डायग्राम सब डाल चुकी हूँ ना चैप्टर्स में। तो इसमें सिर्फ आपको आज इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि हमें देखने से क्या लगता है अर्थ सरफेस के ऊपर कि कुछ भी नहीं बदल रहा, या हमारे अरावली माउंटेन्स एज इट इज़ हैं, अनासागर झील भी एज इट इज़ है, और हमारे मैदानी क्षेत्र भी, खेत वेत भी हमारे सब वैसे ही हमें दिखते हैं, है ना। और जो लोग जैसे उत्तरांचल, हिमाचल, कश्मीर में रहते हैं तो उन्हें लगता है क्या है, पहाड़ सारे के सारे बर्फ़ से ढके हुए हैं, ठीक है, बर्फ़ पड़ गई। नदियाँ पानी बहा रही हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत मिट्टी आ जाती है नदी के आसपास कट करके। तो कहने का मकसद क्या है बच्चों, कि जब से हमारी पृथ्वी बनी है, पृथ्वी हमारी बने हुए 4 अरब साल हो गए हैं ना, 4.3 ईयर्स अरब बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। परंतु हमारे हिमालयाज़ वगैरह को बने हुए तो 12-13 करोड़ साल हो गए, ठीक है ना। अब 10 करोड़ वर्ष पूर्व जैसे लोग बोलते हैं कि टथी था और उसमें जमा हुए नदियों के और फिर मोड़ पड़े। तो ये जो मोड़ पड़ते हैं, ये जो वलन आते हैं, या जो भू संचलन होता है, ये 10 करोड़ साल वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ, 12 करोड़ साल तक बना, और अभी भी हम कहते हैं कि हिमालय निरंतर ऊपर उठ रहे हैं, है ना। तो जहाँ सागर था वहाँ आज बड़े बड़े हिमालयाज़ बन गए हैं। जहाँ पर्वत हैं वो कट करके संप्राय मैदानों के रूप में बन रहे हैं, पैनी प्लेन्स के रूप में बन रहे हैं। तो कहने का मकसद बच्चों ये है कि हमें आँखों से तो हर चीज़ ऐसे दिखाई दे रही है कि वो एज इट इज़ है। जब कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है या भूकंप आता है तो हम कहते हैं अरे भाई बहुत पृथ्वी पर बहुत बदलाव हो रहा है, सुनामी आ गई तो कहते हैं बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। परंतु जो ये बाह्य बदलाव होते हैं कि पर्वत प्रतिदिन उनमें कटाव हो रहा है, सूर्य ताप से हो रहा है, हवा से हो रहा है, पाला से हो रहा है, ओस से हो रहा है, मिट्टी के कारण, चट्टानों के कारण ढीले पड़ रहे हैं, वो बह रहे हैं, हवा से बह रहे हैं, भूमिगत जल से बह रहे हैं, समुद्री लहरों से बह रहे हैं, नदी के द्वारा बह रहे हैं और हिमानियों के द्वारा बह रहे हैं। तो ये सारे एजेंट्स जो हैं, ये सारे एजेंट्स मतलब कारक, कौन से कारक, जो भूपटल पर परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं। तो उनमें जो संचलन होता है, जो मूवमेंट होता है, वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो पहले हम ये जानेंगे कि लैंडफॉर्म्स कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, उच्चावच कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। प्रथम प्रकार में क्या आता है बच्चों, लैंडफॉर्म्स में स्थल रूपों में क्या आता है, महाद्वीप और महासागर। दूसरे में आता है पर्वत, पठार, मैदान। और तीसरे स्थल रूप में आता है घाटियाँ और डेल्टा, यानी फर्स्ट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स, सेकेंड टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड थर्ड टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स, ठीक है। अब बच्चों जो हमें आँखों से दिखाई दे रहा है कि कुछ भी बाहर बदल नहीं रहा है, तो ये गलत है। पृथ्वी पर
जो बाह्य बल हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, है ना। आज आप लोग इन प्लेट टेक्टोनिक हलचल के बारे में जानते हो कि कैसे दो प्लेटें टकराती हैं, उनमें संपीड़न बल भी होता है, उनमें टेंशन भी होता है, उनमें फोल्ड्स भी डेवलप होते हैं, फॉर्म्स भी डेवलप होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों कि जो हमारा अंतर्जात बलों के कारण जो होता है प्लेट टेक्टोनिक हलचल, या भारत का दक्षिण प्रायद्वीप भाग का एग्जाम्पल दें हम, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो सब पहले जुड़े हुए थे गोंडवाना के अंदर, ये सब अलग अलग हो गए। पैंजिया था पहले, फिर पैंथालासा था। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब बच्चों जब से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई है तब से ये सिद्ध हो गया है कि कोई भी स्थल भूभाग अपनी जगह पर सुदृढ़ या स्थिर नहीं है। कोई भी लैंड पार्ट, एनी लैंड पार्ट इज नॉट रिजिड और एज वेल एज नॉट स्थिर नहीं है, मतलब स्टेबल नहीं है, उनमें लगातार परिवर्तनशील हो रहे हैं। तो अब जो ये परिवर्तनशील जो होते हैं बच्चे, ये दो कारकों से होता है। भूपटल, पटलीय आंदोलन भी बोलते हैं कई लोग, भू संचलन ज़्यादा सही शब्द है, पर हिंदी में तो दुनिया भर के ट्रांसलेशंस हैं बच्चों, उल्टे पुल्टे। तो आंतरिक जो शक्तियाँ होती हैं बच्चों, इनको हम एंडोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं, और बाह्य जाट शक्तियाँ जो होती हैं इनको हम एक्सोजेनेटिक बोलते हैं। अंदर की जो शक्तियाँ हैं उनमें ऊर्जा धीरे 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 करके इकट्ठी होती है, कई हजार साल अंदर भूगर्भ के अंदर लगते हैं, क्योंकि भूगर्भ के ऊपर से प्रॉपर्टी के ऊपर से क्या पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है आंतरिक भाग में, और अंदर के अंदर ताप है, स्टेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल, ये सब मैंने समझाया आपको, पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना। तो उनमें जब कभी भी विस्फोट होता है ज्वालामुखी का, या भूकंप आते हैं, शिफ्ट होती हैं वो, तो इस प्रकार से भूपटलों पर परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब बच्चों जो ये अंतर्जात बल हैं, इनको ट्रिवर्था ने क्या बोला, भूगर्भ की विवर्तनिक प्रक्रियाओं की मुख्य प्रवृत्ति उच्चावच की भिन्नताएं पैदा करना है। नेचुरली उच्चावच मतलब ऑल लैंडफॉर्म्स की जो वेरिएशंस हैं, जैसे समुद्र तल से जो ऊंचे उठे हुए भूभाग हैं, क्या बोला मैंने आपको, औसत समुद्र तल से समस्त ऊंचे उठे हुए भूभागों को हम उच्चावच कहते हैं, रिलीफ कहते हैं। ऑल एलिवेटेड पार्ट above the mean sea level they are known as relief। और relief में we have these three types, mountains, plateaus, valleys, है ना, ये सारे आ जाएंगे, डेल्टा और सारी चीज़ें आ जाएंगी अपनी जो सागर तल से ऊपर है। इज दिस क्लियर? तो बच्चों अब उच्चावच जो है बच्चों, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने तुमको कहा कि 10-12 करोड़ वर्ष पूर्व रथिस सी था, 12 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय बनने शुरू हुए, ये बन के तैयार हुए, जो भी है टेंटेटिव हम कार्बनी फॉसिल्स के ज़रिए, चट्टानों के फॉसिल्स की कार्बोनेशन के द्वारा जो चट्टानों की आयु निकालते हैं, उससे ये हम बता रहे हैं, जो हमने अभी नेक्स्ट चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। अब अंतर्जात बलों में बच्चों भूगर्भ का ताप बहुत इंपॉर्टेंट है, भूगर्भ की चट्टानों का फैलाव और सिकुड़न बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल तथा ऊपरी कोर के द्रव्य पदार्थों का स्थानांतरण बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कारणों से पृथ्वी के आंतरिक भाग से उठने वाले बल को हम अंतर्जात बल कहते हैं। 3 फैक्टर्स, पहला तो है इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, जो है उसका टेम्परेचर ऑफ इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, फिर भूगर्भीय चट्टानों का फैलाव, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रॉक्स, और मेंटल पर जो हमारा जो कोर है, कोर मतलब सीमा के अंदर जो हमारा लिक्विड पार्ट है, उस पार्ट का एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव होना या धरती के ऊपर फट कर आना, मैग्मा चैम्बर का लावा के रूप में या ज्वालामुखी के रूप में। तो इस प्रकार से ये बल, ये जो फोर्सेस हैं, ये हमारे आंतरिक बल कहलाते हैं। अब बच्चों जो ये इंटरनल फोर्सेस हैं या इंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं, इंटरनल या इंडोजेनेटिक अंतर्जात बल, जो इनमें क्षैतिजीय संचलन होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, और लंबवत वर्टिकल मूवमेंट होता है। और इन्हीं संचलनों के कारण, इन्हीं मूवमेंट्स के कारण इनके अंदर अलग अलग चट्टानों के झुकाव होते हैं, अलग अलग जमाव होते हैं, और चट्टानों के झुकाव, जमाव और चट्टानों की संरचना के आधार पर ही हम उन आकृतियों को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो यानी आंतरिक बल जो बच्चों किस तरह कार्य करते हैं, 2 तरह से कार्य करते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एज वेल एज वर्टिकल। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या होता है, आंतरिक प्रक्रियाएं जो होती हैं उनको संचालित करने में
स्ट्रेस यानी प्रतिबल का सर्वाधिक हाथ होता है। क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया, दबाव दबाव दबाव, और फिर एकदम से वो टूटन, है ना। तो ये इस प्रकार से होता है। प्रतिबल से तात्पर्य हमारा होता है स्ट्रेस, या आंतरिक भाग की चट्टानों में जो स्ट्रेस है उससे हमारा तात्पर्य होता है किसी ठोस पदार्थ के भीतर लगने वाला बल, सॉलिड पार्ट के अंदर जो लगातार कंटिन्यूसली प्रेशर लगता है उसको हम प्रतिबल या स्ट्रेस कहते हैं। इस प्रकार से ये जो बल है बच्चों, ये हमारी धरती पर जो आ रही है यानी टाइडल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल, टेक्टोनिक फोर्स, विवर्तनिक प्रतिबल, ये 3 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से स्ट्रेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? टाइडल जो आ रही है, गुरुत्वीय यानी ग्रेविटेशनल, और विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक। तो इस प्रकार से इनके परिणाम स्वरूप क्या होता है बच्चों? विवर्तनिक जो प्रतिबल होता है वो 3 प्रकार से उत्पन्न हो जाता है। फिर टेंशन, तनाव, संपीड़न, कंप्रेशन, और अरूपण यानी शीर। ये जो चीज़ है, ये 3 चीज़ें आ जाती हैं इसमें, जो इस तरह से घटनाओं को जन्म देती हैं। अंतर्जात बलों में बच्चों 2 प्रकार के बल, किस प्रकार की संचलन होती हैं? एक तो पहले प्रकार की होती हैं आकस्मिक घटनाएं, मतलब जैसे आपका ज्वालामुखी फूटना, भूकंप आना, ये आकस्मिक हैं, ऑल ऑफ सडन, है ना। दूसरा है प्लेट विरूपणी संचलन, जो कि क्या होती है? दीर्घकालीन में होती हैं। दीर्घकाल मतलब लॉन्ग टाइम लेती हैं, एंड इंटरजेनेट फोर्सेस। तो देखो बच्चों, आकस्मिक अंतर्जात बल को इंग्लिश में बोलते हैं हम इंडोजीनियस फोर्सेस, और पटल विरूपणी शक्तियों को बोलते हैं डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। ठीक है, सडन फोर्सेस या सडन फोर्सेस के अलावा हमने आकस्मिक बल बोला, और पटल विरूपणी को बोला हमने डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। ठीक है बच्चों। अब फ्रिंज और तीव्रता की डेफिनेशन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पटल विरूपण प्रक्रिया के लिए। इसमें उन्होंने कहा है पटल विरूपण से आशय उन समस्त प्रक्रमों से है, उन सारे प्रोसेस से है जिनका भूपटल के उन्मंजन यानी जो लैंडफॉर्म्स को अपलिफ्ट करते हैं। उन्मंजन मतलब अपराइज करते हैं, अपलिफ्ट बोलेंगे ज्योग्राफी के अंदर, और या एमर्जेंस बोलेंगे, और निमंजन करते हैं यानी सबमर्ज करते हैं, धसाते हैं नीचे। तो या किसी एक भाग के संदर्भ में दूसरे भाग के विस्थापन और उसके टूटने, मुड़ने, संकलित होने का योग होता है। यानी इंडोजेनेटिक फोर्सेस जो होते हैं, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस जो हैं बच्चों, उसमें टूटना होता है, फ्रैक्शन होता है, मुड़ना मतलब उनमें बेंटिंग होता है, और संकलित मतलब वो एक दूसरे के ऊपर बलित भी हो सकता है, फोर्स अंदर से फॉर्मेशन इस तरह से बनती है। तो बच्चों, पटल विरूपणीय शक्तियाँ जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। महाद्वीपीय निर्माणकारी शक्तियाँ जिनको हम जेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं, और दूसरा होती हैं लंबवत फोर्स, अथवा लंबवत फोर्स इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। जो एक ये एपिरोज जो वर्ड है बच्चों, वो ग्रीक भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ होता है महाद्वीप, तथा जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति। तो ये महाद्वीपों के निर्माण में जो बल सहायक है या जो हलचल सहायक है उसको हमने एपिरियो जेनेटिक या जेनेसिस बोला है। ठीक है। अब इस प्रकार से बच्चों जो ये लंबिक दिशा में जो होती हैं उनको हम लंबवत फोर्सेस बोलते हैं, एपिजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं, और इनके निर्माण में 2 प्रकार के बल काम करते हैं। फिर इसके क्लासिफिकेशन हो गया, किसका क्लासिफिकेशन हुआ बेटा? डायस्ट्रॉफिक का। डायस्ट्रॉफिक में क्या हुआ? 2 फोर्स आए। कौन से फोर्स आए? एपिरोजेनेटिक आया फोर्स, और एपिरोजेनेसिस लंबवत लॉन्गिट्यूडनल आया, ऊर्ध्वाकार। अपवर्ड फोर्सेस आए और डाउनवर्ड फोर्स है। अपवर्ड को हम बोलते हैं एमर्जेंस, और डाउनवर्ड को बोलते हैं सबमर्जेंस। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस प्रकार से निमंजन या अवतलन, इसको इंग्लिश में एमर्जेंस, सबमर्जेंस को, निमंजन को हम सबमर्जेंस भी बोलते हैं, और सबसिडेंस भी बोलते हैं, धसाव, धसकना, डाउनवर्ड फोर्सेस भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, महाद्वीपों के निर्माण में 2 प्रकार की शक्तियाँ काम करती है, महाद्वीप निर्माणकारी शक्तियाँ और पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ। इसको आप
टेबल पे देख लीजिए जो मैं आपको डाल रही हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।